क्या 2008 से भी बड़ी आर्थिक मंदी दुनिया भर में आने वाली है? क्या ये उसकी दस्तक है? अब ये सुनाई पड़ने लगी है जब दुनिया भर के इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, दुनिया भर की बाजारें घटने लग रही हैं, हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा करके क्राइसिस दिखाई पड़ रहा है। भारतीय बाजार 2 ढाई साल से चले नहीं थे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब नए ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो परिस्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, क्यों ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, क्या वो सिग्नल्स हैं जो कि ब्लू स्टोन में दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक रॉक में दिखाई पड़ रहा है, ब्लू आउल नाम की जो फर्म्स हैं उनमें दिखाई पड़ रहा है, और ये सारी की सारी दुनिया की जाइंट ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो बड़े बड़े पैसे को निवेश करती हैं। इन सारी घटनाओं को समझेंगे, साथ में ऑयल के प्राइसेज और दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स में बदलाव हो रहे हैं उन सभी पहलुओं पे चर्चा करते हुए मैं आपके सामने बात रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में 2008 से भी बड़ी या 2008 जैसी बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की बातें करी जाने लगी हैं। इसके पीछे कारण क्या है? हुआ ये है, पिछले 2 दिनों का ही अगर हम कॉन्टेक्स्ट लें, यद्यपि आपको मालूम है अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई चले जा रही है, ऑयल प्राइसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं गए हैं जिस लेवल पर उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर आप समझिए तो मुद्दा सबसे पहले ब्लैक रॉक का ही अगर हम लोग एग्जांपल लें तो ब्लैक रॉक में हुआ क्या, करीब करीब 26 बिलियन डॉलर, ये काफी बड़ा अमाउंट है। 26 बिलियन डॉलर एक प्राइवेट फर्म में ने डाला हुआ था, और यहाँ सिर्फ ब्लैक रॉक अकेला नहीं है, ब्लैक रॉक के साथ ब्लू आउल भी है, ब्लैक स्टोन भी है, और ये सब बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, और सब में लगभग एक ही तरीके का प्रॉब्लम आने वाले वक्त में दिखाई पड़ रहा है, ये यूं कहिए आ ही रहा है। ब्लैक रॉक में 26 बिलियन डॉलर के आसपास का एचपीएस कारपोरेशन का पैसा लगा हुआ था, जिसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, उसका नाम HL इंड करके भी बोला जाता है। इन्होंने करीब करीब 2026 के Q1 में जो इनकी टोटल एनएवी थी, यानी जो टोटल निवेश किया था, उसका इन्होंने 1.5 बिलियन के आसपास जो इन्होंने विड्रॉ करने के लिए मांगा। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने ब्लैक रॉक में 26 बिलियन डॉलर लगाए हुए थे। ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। जो प्राइवेट कॉर्पोरेट फंड्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, तो ये देखिए इस तरह से होते हैं कि आप इनको एक बैंक की तरह समझ सकते हैं, कि जो प्राइवेट हैं लेकिन बैंक की तरह, इनके पास बहुत बड़ा पैसा है और ये दुनिया की बड़े बड़े ब्रोकरों को पैसा देते हैं। ब्लैक रॉक आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा जाइंट है दुनिया भर में, टोटल जो शेयर बाजार से रिलेटेड कारोबार है उसके जुड़े हुआ। ये सिर्फ शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाते हैं जहां पे हम लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, बल्कि ऐसी भी कंपनियां जो ग्रे मार्केट में हैं, ऐसे भी ऑफशोर अकाउंट जो कि दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से चल रहे हैं, ऐसी कंपनियां जो कहीं शस्त्र बना रही हैं, कहीं एआई में काम कर रही हैं, जो लिस्टेड नहीं हैं, इन सभी जगहों पर, कभी गोल्ड माइंस में, इन बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ये जो ब्रोकर्स फर्म्स हैं ये पैसा लगाती हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का हेज फंड होते हैं, जो फंड्स या यूं कहिए इनके एक प्रकार के इनके हेज फंड जैसी चीजों में ये डालते हैं, जो डिस्क्लोजर से बचे रहते हैं, यानी इनको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि इन्होंने निवेश कहां पर किया था, निवेश किस प्रकार का है, कितनी रिस्क है, और ये सारी चीजें इस मामले में नहीं बतानी होती हैं। लेकिन अब इसमें जो निवेश करते हैं, जैसे इस केस में इस टाइप के फंड्स में निवेश किसने किया, एचपीएस कारपोरेशन ने इसमें निवेश किया। ब्लैक रॉक का इस प्रकार से आप माने कि एक हेज फंड में एचपीएस कारपोरेशन ने निवेश किया। टोटल निवेश कितने का है, तकरीबन 26 बिलियन डॉलर का है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। अब इस टोटल अमाउंट के ऊपर हुआ क्या, 26 बिलियन डॉलर में से उन्होंने कहा कि मेरे को 1.2 बिलियन डॉलर चाहिए, यानी करीब 1.2 बिलियन डॉलर की मांग करी कि भैया मेरे को वापस कर दो, जबकि मैंने 26 बिलियन डाला है। रुपए के टर्म में अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन डॉलर कितना होता है, तकरीबन ये होता है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने डिमांड करी। टोटल लगाया कितना है, 10,000 करोड़ में आप 26 से गुणा कर दो, नंबर आपके सामने आ जाएगा। बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने डाला, जिसमें से उन्होंने कहा कि मेरे को 1.2 बिलियन वापस कर दो भैया, 10,000 करोड़ वापस कर दो। फंड ने क्या कहा, ब्लैक रॉक ने क्या कहा कि भैया हम आपका पैसा अभी नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके कुछ नियम कायदे होते हैं। नियम कायदा नंबर 1 क्या बताया इन्होंने ये कहा कि चूंकि आपने ऐसे फंड में पैसा डाला हुआ है जो जनरली लंबे समय के लिए आपको डालना होता है, लेकिन लंबे समय का मतलब ये नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते, निकाल तो आप सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अमाउंट मांग रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। जिसने
26 बिलियन डाला हुआ है, उसको आपने 1.2 बिलियन को भी आप डिनायल कर रहे हो। इन्होंने ये कहा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, अगर हम इस समय यहाँ पैसा निकालेंगे, पैसा निकालने के लिए जो कुछ भी हमने खरीदा है उसको हमें बेचना पड़ेगा, बेचने में हमको नुकसान हो सकता है, और ऐसे में हम आपको 3 महीने के समय में केवल और केवल 5% ही आपका पैसा दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितना? 5% ही हम कुल जमा का आपको वापस कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इतना। इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत सारी प्राइवेट फंड्स जो उन्होंने पैसा डाला हुआ है अलग अलग संस्थाओं में, उनके पैसे के निकासी को प्रॉब्लम है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, जनरली इस टाइप के फंड्स हाई रिस्क फंड्स होते हैं, तो जब मार्केट में ज्यादा बड़ा कोलाहल आने लगता है या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती है, तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बैंक की तरह हैं, जो लोगों को बड़ा बड़ा लोन दे रहे हैं, यानी ब्लैक रॉक को जैसे उन्होंने लगाया था, तो इस टाइप की फंड्स जनरली अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि इनको मालूम होता है चूंकि इनका पैसा लंबे समय के लिए है, लेकिन वो ज्यादा रिस्की अमाउंट्स में डाला जाता है, और इसीलिए इन प्राइवेट फंड्स को बड़ा पैसा बनता भी है, और इसीलिए ये बड़े बड़े हेज फंड की तरफ जाते भी हैं। लेकिन जब दुनिया भर में प्रॉब्लम्स आती है, तो इस टाइप की जो एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ पर एचपीएस कॉर्पोरेशन है, वो अपना पैसा मांगने लगते हैं। ऐसे में जो बड़ी एजेंसीज यानी ब्लैक रॉक जैसी एजेंसीज इनका पैसा वापस नहीं कर सकते, इसका अर्थ ये हुआ कि ब्लैक रॉक जैसी संस्थाओं के पैसे अब फंसे हुए हैं या वो नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे केसेज में 2 बातें होती हैं। पहले अभी इसको इतना समझते हैं, क्या सिर्फ ये ब्लैक रॉक के साथ हुआ है? नहीं, सिर्फ ब्लैक रॉक के साथ नहीं हुआ है, और इसीलिए गए शुक्रवार को आपने दुनिया भर की बाजारों में इस तरह से बड़ी ब्रोकिंग कंपनियों में काम करने वाली कंपनियों में बड़ी गिरावट देखा है। सिर्फ ब्लैक रॉक के साथ नहीं हुआ है, तो किसके साथ हुआ है? यहां पर ब्लूस्टेन का भी मामला आता है। शुक्रवार को ही ये मामला आया, और वहां पर एक प्राइवेट फंड जिनका नाम है BCR करके, उन्होंने अपना पैसा मांगा। BCRED करके है, आप BC रेड कर लें। तो इन्होंने कितना पैसा मांगा? इन्होंने, जो कि इनका बड़ा पैसा इन्होंने डाला है, कितना पैसा डाला है? करीब 82 बिलियन डॉलर के आसपास इन्होंने डाला हुआ है ब्लू आपका जो है ब्लैक स्टोन में। तो जो आपने अभी ब्लैक रॉक का देखा, उससे कहीं ज्यादा पैसा इन्होंने ब्लू स्टोन में डाला है, करीब करीब 82 बिलियन डॉलर का। और उस 82 बिलियन डॉलर में से उन्होंने केवल और केवल 8% पैसा मांगा, लेकिन वो 8% पैसा ब्लू स्टोन उनको नहीं दे पाई, और उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको 7% तक पैसा देने का काम करेंगे। 5% तक उन्होंने सेलिंग करके पैसा निकाला, और 2% जो कम पड़ गया, करीब करीब 400 मिलियन डॉलर जो कम पड़ गए, वो कंपनी ने अपने अलग अलग अकाउंट से, निवेशकों से और कर्मचारियों के वेतन से, यानी कर्मचारियों ने अपना खुद का पैसा उसमें डाला, और वो कंपनी का 7.9% जिसकी रिक्वायरमेंट थी, उसका 7% वापस किया। लेकिन मुद्दा पूरा गर्म हो गया कि भाई अगर किसी ने करीब 82 बिलियन डॉलर डाले हैं, उसका जो है 7.9 बिलियन डॉलर भी ये वापस नहीं कर पाए, 7 बिलियन डॉलर आप वापस किए, उसमें भी कर्मचारियों ने पैसा दिया, सबने मिलके पैसा दिया। अब अगर कंपनी वापस से मांगने आ जाए, यानी कि अगर कोई प्राइवेट फंड जो है, जिसका मैंने बताया इस केस में BC रेड करके है, अगर वो वापस से और पैसा मांगने आ जाए, तो ये कंपनियां कहां से देंगी? ये नहीं दे पाएंगी। अब अगर इनके ऊपर प्रेशर बने, यानी कि ब्लूस्टोन के ऊपर प्रेशर बने, ब्लैक रॉक के ऊपर प्रेशर बने, तब क्या होगा? तब ये होगा कि इनको दबाव में आकर, अभी तो मान लीजिए आप गए पैसा मांगने, मैं एक सिंपल एग्जांपल इसको अगर बैंक की तरह दे दूं, आप मान लीजिए बैंक के पास गए पैसा देने मांगने के लिए, और बैंक ने बोला यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो आपको बैंक ने बोला चलो मैं 5% आपका दे रहा हूं। आप चलो मान लिए कि चलो ठीक है, आप खुशी खुशी तैयार हो गए कि चलो भाई 5% ही दे दो। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हुए, तो अगले हफ्ते फिर आप पहुंच गए, अगले क्वार्टर आप फिर पहुंच गए, और फिर 5% मांगने लगे, और आप अकेले ना हो, बहुत सारे और खातेदार हैं और वो सब जाने लगे, तो बैंक क्या करेगा? डिफॉल्ट हो जाएगा। उसको बेल आउट करने के लिए सरकारों को आना पड़ेगा। इस केस में सरकारें भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सरकार के अंडर रेगुलेट नहीं होते। ये अमेरिका के हैं, लेकिन ये किसी एक सरकार के अंडर रेगुलेट नहीं होंगे। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि ये हेज फंड का पैसा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दुनिया भर के अलग अलग अनडिस्क्लोज्ड फंडों में पैसा लगाया जाता है, अलग अलग कंपनियों में लगाया जाता है। हो सकता है किसी ने, अब जैसे इसमें खबरें उठी हैं कि AI में इन्होंने 26% पैसा लगाया था, लोगों को उम्मीद है कि AI बबल फट सकता है। या इन्होंने तेल में बहुत सारा पैसा डाला था, तेल से जुड़ी कंपनियों में पैसा डाला था,
उसमें नुकसान हो सकता है, चूंकि रिफाइनरीज बंद हो रही हैं या अलग अलग प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं और इसलिए पैसा निकालना मजबूरी यहाँ पे है, लेकिन पैसा निकल नहीं पा रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी बहुत सारे लोग अगर आने लगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। अब याद करें 2008 क्या हुआ था वहां पे। 2008 में लेहमन ब्रदर जो बैंक कोलैप्स हुआ था उसमें क्या हुआ था, उन्होंने लोन दिए थे, सीधी सी बात है, लोन दिए थे, क्रेडिट कार्ड बांटे थे और क्रेडिट कार्ड जितनी उनकी टोटल उनके पास पैसा था, मान लीजिए कि उनके पास 1,000 रुपए था, उसकी अपेक्षा उन्होंने करीब 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बांट दिया था और उन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि क्रेडिट कार्ड पे खर्च होता रहेगा, लोग बिल पे करते रहेंगे और हमारे पास जो ये 1,000 रुपए है इसको लेने के लिए किसी और का पैसा होगा ना, क्योंकि वो बैंक में था, तो वो लोग नहीं आएंगे। जैसे ही दुनिया में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लोग आए पैसा मांगने, 1,000 उनको वापस करना पड़ा, उसके अगेंस्ट में 1 लाख का लोन है, अब वो लोन चुकता कैसे होगा, और पूरा का पूरा जो है आपका लेहमन ब्रदर जो बैंक है वो कोलैप्स कर गया। लगभग वो स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी ये सीमित है, ये अभी पहली चरण है, या यूं कहिए ये पहला अंदेशा है। जब प्राइवेट फंड्स आते हैं, प्राइवेट फंड बहुत जल्दी बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे इसकी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन उनकी डिमांड होने लगी है। अब अगर ये डिमांड और बढ़ती है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और उसके बाद फिर इसका स्पाइरल इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नाते क्या होगा, कोई जैसे ब्लू स्टोन हुआ, ब्लैक रॉक हुआ, ब्लू आउल हुआ, इनको फिर अपने जो बाकी दुनिया में निवेश, अगर आप भी ये समझें तो आप में से बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड भी लिया होगा आपका ब्लैक स्टोन का। आपने बहुत सारे लोग ने सुना होगा कि केकेआर जो है निवेश करती है दुनिया भर की कंपनियों में, भारत में भी केकेआर का बहुत बड़ा निवेश है। केकेआर के साथ भी यही सेम मामला उठा है। मैं भी अगर ब्लू आउल का बताऊं तो ब्लू आउल जो है, ब्लू आउल के साथ क्या हुआ, वहां पर OBCD2 नाम की एक जो है फर्म है, उन्होंने अपना पैसा मांगा, उन्होंने अभी फरवरी में पैसा मांगा और वो पैसा इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा मेरे पास अभी नहीं है, हम अभी लिक्विड एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपका पैसा नहीं देंगे, और ब्लॉक कर दिया 5% पर कि हम 5% देंगे 3 महीना में। आपने फरवरी मांगा है, हमको 3 महीने का विंडो दीजिए, 3 महीने में जितना पैसा आप मांगा है उसका 5% हम आपको चुकता कर देंगे। मतलब कहने का जितना आपका टोटल निवेश है उसका 5% तक आप मांग लीजिए तो हम आपको दे देंगे। यानी अगर आपने 100 रुपया डाला हुआ था तो हम आपको 5 रुपया तक आपका जो है दे देंगे, इससे ज्यादा मांगिएगा मत और इससे ज्यादा हम आपको देंगे भी नहीं, और उसके बाद फिर अगले क्वार्टर में आइएगा। मुद्दा ये है, समझने वाली बात। तो अब कितने समय तक ये प्राइवेट फंड्स इस तरह से स्थिति में रह सकते हैं? अब इसके बाद यही सेम चीज, जैसे मैंने अभी आपको केकेआर का बोला, तो केकेआर में भी ये सेम चीज उठी है, छोटे लेवल पर वो उठी है। अब इसका अर्थ समझिए कि ये चूंकि ये पूरी दुनिया में है, केकेआर मन में वो कलकत्ता नाइट राइडर की बात नहीं कर रहा हूँ, केकेआर इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहा हूँ, जो कि दुनिया भर में निवेश करता है, भारत में भी निवेश करता है। बहुत सारे जो अनलिस्टेड कंपनियां भारत में, उसमें भी निवेश है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे ब्लैक स्टोन का है, ब्लू आउल का भी दुनिया भर में ऐसे है। बहुत सारी फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, ये सब लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। अब जब इनके ऊपर दबाव बनता है और इसका स्पाइरल इंपैक्ट समझिए, यानी आपने एक से मांगा पैसा, नहीं है पैसा, आपने दबाव बनाया, नहीं मेरे को तो पैसा चाहिए ही चाहिए। अब वो कंपनी क्या करेगी, वो अपने उन एसेट्स को जहां पर वो मुनाफे में हो सकती है, या आपके पैसे का उसने वहां पर निवेश ना किया हो, कहने का मतलब है मान लीजिए मैं ब्लूस्टोन हूं और मैंने ए नाम के एक फर्म में पैसा डाला हुआ था, लेकिन ये किसी और लोगों का पैसा है या किसी और प्रकार का पैसा है जो कि मान लीजिए प्रॉफिट में है। मैंने एक बी में भी पैसा डाला, बी नाम की कंपनियों में नुकसान चल रहा है। अब बी में जिनका पैसा डाला था वो पैसा मांगने आ गए, लेकिन मेरे पास तो पूंजी नहीं है। अब मैं मजबूर हूं बी का लॉस बेचूं तो मेरे को ज्यादा नुकसान होगा, तो फिर मैं ए वाले के पास गया और वो सारा का सारा माल बेच दिया। चूंकि ये प्रॉफिट में था, यहां से मैंने उनका पैसा चुकता कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ए, जिनका पैसा ए में लगा था, अगर वो भी मांगने आ गए तो ए तो ऑलरेडी बिक चुका है। अब बी वाले कंपनी के ही शेयर बचे हैं और मेरे को अभी इसको घाटे में ही बेचना पड़ेगा, या बी वाले ही कंपनी के निवेश को बेचना पड़ेगा, और इस केस में मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा। अब चूंकि मेरे को नुकसान होगा तो मैं डिफॉल्ट कर सकता हूं, और ऐसे केस में डिफॉल्ट करूंगा तो मैं औरों का पैसा चुकता नहीं कर पाऊंगा। चूंकि मैं औरों का पैसा जब चुकता नहीं कर पाऊंगा, यानी एक कंपनी जब वो औरों का पैसा चुकता नहीं कर पाएगी, उस केस में क्या होगा, उस केस में प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि फिर स्पाइरल इंपैक्ट आने लगेगा, और कंपनियां भी इसी सेम तरीके में फंसती जाएंगी, जिसको डेट चक्र बोलेंगे या जिसको डिफॉल्ट चक्र बोलते हैं। और बार बार हर कंपनी डिफॉल्ट करती जाएगी। ये तब तक होता जाएगा जब तक कि सभी पैसा बाजारों में क्रैश के रूप में ना आ जाए। तो ये होने की जो संभावनाएं बन रही हैं, अभी कितनी %? अभी ये संभावनाएं काफी
कम है। आप ये मान के चलें कि दुनिया भर में जो इंडिकेटर्स हैं इसको लेकर के वो बता रहे हैं कि 10 से 15% का चांसेस बन रहा है, लेकिन अभी ये 15% पर है। जनरली ये 1-2% पे रहता है जब बाजारों में दुनिया में कोई क्राइसिस नहीं होता। अब जब से ये लड़ाई शुरू हुई है 15 से 20% की रेंज में पहुंच गया है बार बार। अब आज जब ये शुक्रवार के बाद अब आपका सोमवार को बाजार खुलेगी तो सबसे बड़ा स्पाइक जो दिखाई पड़ेगा वो आपको क्रूड पे दिखाई पड़ेगा। इस समय जब हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन, तो दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल है, चूंकि आपको मालूम होगा रात में अभी ईरान की बड़ी फैसिलिटी जो कि तेल उत्पादन को करती है उसके ऊपर हमला हुआ, वो खराब हुई उसकी। उसके साथ ही अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में बहुत सारी रिफाइनरीज के ऊपर अटैक हुए हैं, ईरान ने भी किए हैं। ओवरऑल जो तेल की कीमतें हैं वो 114 फ्यूचर रेट में अमेरिका में ट्रेड हो रही हैं। वीकेंड का डेटा ही कहता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वो 114 नहीं भी होंगी, कल मंडे को जब बाजार खुलेगी वो 100 या 105 के आसपास हो या 100 के आसपास भी हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही दुनिया भर में बड़ा क्रैश आ जाएगा? शायद नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो तेल में नहीं हो रही है, वो एलएनजी में हो रही है। क्योंकि तेल को कहीं ना कहीं अमेरिका खुद में भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, अभी वेनेजुएला भी उसके हाथ में है, वो उसको प्रोड्यूस करके घटा सकता है। लेकिन एलएनजी दुनिया में अमेरिका पैदा नहीं करता है। एलएनजी कतर से ही निकलेगी, रूस से ही निकलेगी और इन्हीं मिडिल ईस्ट के देशों से निकलेगी। और एलएनजी की कीमतें हाई हैं। एलएनजी की डिमांड, एलएनजी और पीएनजी की डिमांड जो यूरोप है उसमें बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो यूरोप के मॉडल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहां पर प्रॉब्लम रह सकती है। एक बड़ी चीज़ है, चलिए मान लेते हैं, कई लोग का ये आर्गुमेंट हो सकता है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, जैसे ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाती है, क्या लड़ाई के खत्म हो जाने से तुरंत से दुनिया भर में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? क्या दुनिया में जो क्रैश की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी? हाँ, ये बात सही है कि वो कम हो जाएंगी, लेकिन क्या उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आ सकती? तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। प्रॉब्लम उसके बाद भी आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जो निवेशक है उसको पैसा रखने की अब प्रॉब्लम हो रही है। इस घटना के बाद क्या हुआ, जितने भी बड़े प्राइवेट फंड्स हैं वो डरे हुए हैं कि वो इन बड़ी संस्थाओं के साथ अपना पैसा रखें या ना रखें, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो वो विड्रॉल ले सकते हैं। उस केस में चाहे लड़ाई हो या ना हो, वो दोनों केसेज में इसको वापस मंगा सकते हैं। जिस तरह से टैरिफ की लड़ाई चल रही है दुनिया भर में, अमेरिका जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, एक निवेशक के रूप में उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। समझिएगा, जब निवेश कोई देश करता है या कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या सोचता है कि चलिए ठीक है, मैं इंडिया में निवेश कर रहा हूं, तो मैं निवेश कर रहा हूं इसका अर्थ ये हुआ कि वहां कंपनियां होंगी, वो कंपनियां कहीं फैक्ट्री लगाएंगी, वो फैक्ट्रियां कुछ उत्पादन करेंगी और वो उत्पादन कहीं बिकेगा। टैरिफ ने क्या किया है, पूरे दुनिया का जो हाल चाल है वो बिगाड़ दिया है। और चुनाव 4 साल के होते हैं अमेरिका में, क्या अगला प्रेसिडेंट भी इसी तरीके का रहेगा? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ट्रंप इसके बाद भी प्रेसिडेंट होंगे? ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता हो ना हो, क्योंकि अमेरिका का जो इतिहास है उसमें लोग 2 ही बार चुने जाते हैं। अब अगर वो नहीं होते हैं तो क्या यही सेम आर्थिक नीतियां बनी रहेंगी? जो बड़ा निवेशक होता है वो इनके ऊपर बहुत ध्यान देता है। ट्रंप ने इसको बिल्कुल बदल कर रख दिया है। अब समझने वाली बात है कि मैं अगले 3 साल बाद मैं अभी निवेश करूं, अगले 3 साल बाद अगर सरकार बदल जाए और ये टैरिफ वॉर कम हो जाए या खत्म हो जाए तो पॉसिबल है कि जिन देशों को इस टैरिफ वॉर का फायदा बन रहा है उनको तब वो फायदा ना बने या उनको नुकसान बनने लगे। ऐसे में मैं निवेश करूं कहां? अभी जब टैरिफ वॉर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उससे अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। तो क्या अमेरिका में मैं निवेश करूं? क्या 3 साल के बाद इंडिया जैसे देशों की हालत बेहतर हो जाएगी जो प्रॉब्लम्स में नहीं रहेंगे, जहां पर टैरिफ लड़ाई कम हो जाएगी? तो क्या वापस से उन देशों में ग्रोथ आने लगेगी? तो मैं क्या इंडिया जैसे देश में निवेश करूं? लेकिन क्या मैं आज निवेश करूं जबकि ये प्रॉब्लम बनी हुई है, जबकि उनकी ग्रोथ नहीं आ रही है? अगर मैं एक लंदन में बैठा हुआ FII हूं तो ये सोच सकता हूं कि क्या मैं चाइना में निवेश करूं, अगर AI बबल फट गया तो क्या होगा? तो एक निवेशक के रूप में पैसे को डालने या लगा के रखने की जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जो जियोपॉलिटिकली जन्म ले चुकी है, चाहे वो लड़ाई के नाते या फिर चाहे वो इसलिए भी जन्म ली क्योंकि टैरिफ वॉर हो रहा है, तो फिजिकल वॉर और टैरिफ वॉर दोनों ने एक चीज पैदा कर दिया है कि मेंटल स्टेटस अब खराब हो चुका है निवेशक का। वो 3 साल आगे की दुनिया देखना चाहता है जो नहीं दिखेगी अभी से, और इसलिए वो पॉसिबल है कि वो 3 साल पैसे को विड्रॉ करके बैठ जाए, ना लगाए, अपने पास रखे, कैश पे जाए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन अगर बड़े निवेशक, चूंकि वो 100% और इवन बड़े निवेशक मोर देन 100% निवेश करते हैं, चूंकि वो लोग लिवरेज लेकर के निवेश करते हैं। अब अगर वो लिवरेज लेके निवेश करते हैं और वो लोग लिवरेज ना लें, साथ में अपना कैश भी विड्रॉ करें, तो मार्केट जहां खड़ी है यहां सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। तो मुद्दा यह है
कि ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, भले ही लड़ाई खत्म हो जाए, भले ही क्रूड थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन ये उसके बावजूद बनी रहेगी। और ऐसे में अगले कुछ सालों में मार्केट को लेकर के बहुत बुलिश होना अभी संभव नहीं दिखता है, अगर एक लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। डे टू डे 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे ये सब पॉसिबल है, लेकिन एक निवेशक के रूप में जो बड़ा निवेशक है वो शायद अब थोड़ा सा साइड लाइन की तरफ जाएगा, और ये सब जो देख रहा है उससे प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो क्या इसके नाते आप बड़े क्राइसिस की तरफ जा सकते हैं? पॉसिबल है, उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। लेवल्स अगर नीचे की साइड में टूटेंगे और पैसे ऐसे विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, नहीं वापस हो पाएंगे, तो इसका इंपैक्ट तो आ ही सकता है। तो ये उसकी आहट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी वो धमाका हो गया है, लेकिन ये उसकी आहट है कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आपको भी सजग रहना चाहिए, समझ बूझ के काम करना चाहिए। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि आपको चार्ट्स देखने चाहिए। उन स्टॉक्स में, उन जगहों पर जहां पे बड़े स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं, जहां पे दिक्कतें बढ़ रही हैं, वहां दोबारा मत जाइए, वेट करिए, उनमें नहीं डालिए, और सिर्फ उन जगहों पे जाइए जो जगहों पर स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई पड़ रही हैं और चीजें थोड़ी बेहतर दिख रही हैं। वो कॉन्सेप्ट मत यूज करिए कि जो घट गया है वो और नहीं घटेगा, वो और बहुत ज्यादा घट सकता है। ये हिस्टोरिकली यही होता है कि जो भी स्टॉक्स टूट रहे हैं वो और भी टूट सकते हैं। इस मार्केट में जो स्टॉक्स मजबूती के साथ ऊपरी स्तरों पर टिके हैं वो फिर भी बेहतर होते हैं, उनके पीछे अलग लॉजिक होती है। खैर, स्टॉक स्पेसिफिक बात मैं दूसरे चैनल पे करूंगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बट अल्टीमेटली इस पूरे की पूरे मुद्दे में ये बात समझ आती है कि मामला थोड़ा गंभीर है और मामला आगे और भी गंभीर हो सकता है। डरने वाली बात है नहीं, लेकिन नजर रखने की बात है, बिल्कुल है। और आपको चार्ट देख करके सही स्टॉक्स में ही रहना चाहिए, और लेवल्स टूटने पर निकलने के बारे में भी सोचना चाहिए या निकल ही जाना चाहिए, और फिर दूसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ये मार्केट वो मार्केट नहीं है लंबे समय में जिसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ये वो मार्केट है जिसमें अभी शॉर्ट टर्म में और थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम बनी रह सकती है। क्रैश होना नहीं होना एक अलग चीज होता है। दो प्रकार के करेक्शन होते हैं, एक टाइम करेक्शन, दूसरा प्राइस करेक्शन। मे भी प्राइस करेक्शन ना हो, मे भी बाजार बहुत ज्यादा करेक्ट ना करे, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन की मार्केट कहीं गई ही नहीं, जैसे पिछले 2 साल में बाजार कहीं नहीं गई है, तो अगले 2 साल और भी बाजार कहीं ना जाए तो क्या ही बदल जाएगा, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बाजारों में ऐसी स्थिति हो सकती है कि 2 साल 3 साल जब तक ट्रंप आए मार्केट साइडवेज हो जाए, उसकी बहुत बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। तो हो सकता है प्राइस डैमेज ना हो, बट बाजार साइडवेज हो जाए, प्लस माइनस यहीं पे रह जाए, और उस केस में भी फिर पैसा आपको उन्हीं स्टॉक्स में बनेगा जो सही से ब्रेकआउट कर रहे हैं या जहां पर पैसा जा रहा है, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। तो ये वो आहट है, ये वो समय है जब आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए और स्टॉक को थोड़ा सा एनालाइज करके, पढ़ के, लिख करके, समझ करके ही काम करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।